हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वच्छ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आप लोग को जो बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो करीब आ चुका है। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए करीब आ चुका है। और आप लोग को जो तैयारियां भी, जिस बच्चों को तैयारियां नहीं हुई है पूरा, उन बच्चों के लिए जो वीडियो आज जो होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है। आप लोग मतलब कि हाँ, 350 नंबर प्लस आप ला सकते हैं। ठीक है, 350 नंबर प्लस आप नंबर ला सकते हैं इस वीडियोस को देखने के बाद। ठीक है, और इसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, आज जो है से हम लोग जो है से आप लोग को 20 से लेकर के 22 दिन आप लोग को समय बच चुका है 2024 मैट्रिक बोर्ड के लिए। और उस समय अब जो है हम कराने वाले हैं आप लोग को, जो करवाने वाले हैं एक से लेकर के सेट 5 तक हम देंगे। और उसमें से मिलने का जो मतलब कि जो चांस है, लड़ने का जो प्रश्न जो है चांस है बाबू, वह 95% से लेकर के 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ, लड़ने का गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, और आप लोग को वीडियो है जो है शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए, तो क्लास 10th की बात है हम लोग जो है कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो बात करने वाले हैं हम लोग सोशल साइंस की बात पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना, है ना। सोशल साइंस कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सेट 1 देख सकते हैं। सेट 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और सेट 2, 3 ऐसे में 5 तक हम लोग मतलब कि ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। और उसमें जैसा कि स्क्रीन पर आप सॉरी देखते ही होंगे कि इसमें जो है क्वेश्चन एकदम मतलब कि मोस्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लोग बात करने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से ले करके अंत तक ज़रूर बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस क्वेश्चन में बने रहते हैं। और आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस क्वेश्चन को भी आप लोग को देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, तो वेलकम है मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, और अभी तक मेरा नाम नहीं जानते हैं तो मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है दीपू कुमार और आप देख रहे हैं छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि हाँ, क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ लेना है एक बार ध्यान से, फिर उसके बाद जवाब देना है। चलिए, देखिए क्वेश्चन कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, बहुत मतलब कि MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला यह सब क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलता ही होगा। एक इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रिया है और एक फ्रांस है। इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कि इसका बिल्कुल जो राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध जो थे बाबू, वह कौन थे। हाँ बहुत मतलब कि खांसी हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो याद रखिएगा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के जो विरुद्ध में जो थे वो
में कौन थे? तो वह थे ऑस्ट्रिया थे बाबू। कौन थे? ऑस्ट्रिया थे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इस बाबू? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था बाबू? तो वह ऑस्ट्रिया था। आप लोग को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है बताइएगा। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो वह बिस्मार्क का संबंध जो नहीं है बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा, बिस्मार्क जो है उनको संबंध नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन जैसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? इसमें MVVI क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्या होने वाला है? MVVI क्वेश्चन इसमें होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहें। ठीक है। सॉरी। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वह जो याद रखिएगा वह बिस्मार्क था। कौन था बाबू? बिस्मार्क था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? बताइएगा कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो मैं बता दूं कि 1871 ईस्वी में जो है बाबू वह कौन सा संधि हुआ था? तो वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सा संधि हुआ था वह बाबू? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, बी ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, सी ऑप्शन है गणराज्य, और डी ऑप्शन है अधिनायकवाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को क्या था? क्वेश्चन था कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन जो था बाबू वह स्थापित कर दिया गया था। तो मैं इसका बता दूं कि इसका जो बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वह संवैधानिक राजतंत्र के जो जैसा है स्थापित किया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? ठीक है, MVVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा ना एकदम MVVI हो जाएगा बाबू। एकदम पूछने वाला क्वेश्चन, बार बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो वह बिस्मार्क उत्तरदायित्व था तो बाबू, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि युद्ध और शांति, जिसको इंग्लिश में वार एंड पीस कहते हैं ना, वार एंड पीस, पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, युद्ध और शांति और इंग्लिश में वार एंड पीस का लेखक है कि कौन थे? तो याद रखिएगा कि युद्ध और शांति और इंग्लिश में वार एंड पीस का जो लेखक है वह लियो टॉलस्टॉय है। कौन है बाबू? लियो टॉलस्टॉय। लेकिन इनको नाम जैसे शॉर्टकट में दिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा लियो टॉलस्टॉय इनका पूरा नाम है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए।
ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताना है बाबू कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है उनका नाम क्या है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, चलिए बता दीजिए तो इसको बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जो थे उनको पुस्तक का नाम दास कैपिटल था। क्या था बाबू, दास कैपिटल था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा लेनिन ने किए थे। कौन किए थे, लेनिन ने किए थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है बाबू वह कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी ऑप्शन है तुमको 1 मई, सी ऑप्शन है 1 जून और डी ऑप्शन है 1 जुलाई। बताइएगा इन चारों का ऑप्शन में से कौन सा मतलब कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को तो समझ में आइए गया होगा। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है ना जी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं इसका बिल्कुल राइट आंसर बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वह 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं बाबू, 1 मई को मनाते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसे समाजवाद का बाबू बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को, ठीक है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। देखिए क्वेश्चन को आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किए थे, बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा जी, तो हाँ, वैज्ञानिक समाजवादी की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने दिए थे, और इनको जन्म कहाँ हुआ था बाबू, तो जर्मनी में हुआ था। आप लोग को ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ठीक है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे वह कौन थे बाबू, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे बाबू, थे पुर्तगाली, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 के बताइएगा। क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कहाँ है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, या इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। ठीक है, नमक कानून जो था बाबू उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। ऑप्शन आपका है मुंबई चुने थे कि ऑप्शन बी है कि दांडी चुने थे कि सूरत चुने थे कि दिल्ली चुने थे। इन चारों ऑप्शन के थ्रू आप बता सकते हैं कि नमक
कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान जो है बाबू वह क्या किए थे, चुने थे। तो मैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दूं कि वह जो चुने थे गांधी जी, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, तो वह जो स्थान चुने थे वह दांडी यात्रा। कौन सा बाबू, दांडी यात्रा। यहाँ यात्रा भी हो सकता है, ठीक है, यात्रा, दांडी यात्रा चुने थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है बाबू वह कब हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो बंगाल का जो विभाजन है बाबू वह 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग स्पीड में हम लोग चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास, तुम लोग के पास जो है समय नहीं है बाबू, इसलिए। चलिए अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, या कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किए थे, जल्दी सुन आप लोग बताइएगा कि सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार है बाबू हम्फ्री डेवी, कौन थे बाबू, हम्फ्री डेवी ने किए थे, यानी 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1907 ईस्वी में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। ठीक है, गोल घर का निर्माण जो है बाबू वह कब हुआ था। ठीक है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि गोल घर का जो निर्माण है वह 1786 में हुआ था। कब बाबू हुआ था, 1786 ईस्वी में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का बाबू जो है वह शोषण हुआ था, तो वह श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। किसका हुआ था, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी योजना किसने बनाई। ठीक है, गार्डन सिटी योजना किसने बनाई थी, तो याद रखें कि गार्डन सिटी योजना जो है बाबू सॉरी, बहुत सर्दी हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो गार्डन सिटी योजना किसने बनाई थी, तो याद रखिएगा एवेंजर एवेंजर हावर्ड ने बनाई थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, यानी किस वर्ष शुरू हुआ। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट, सॉरी संकट था, वहाँ पे मंडी हम बोल रहे थे, उसमें गलती हो गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा संकट है। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष लागू हुआ था बाबू, या किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है से 1929 में, कब बाबू, 1929 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग को, 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिलता ही होगा, बताइएगा कि कौन सा आंसर जो है से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो गिरमिटिया जो है बाबू वह मजदूरों को कहा जाता था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस
पत्र ने रातों रात कर्नाक्युलर पेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा जैसे बदल दिए थे, तो वह कौन थे बाबू? तो अमृत बाजार पत्रिका थे। कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का बाबू जन्म पूछ रहा है। ठीक है, कि गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो बताइएगा कि गुटेनबर्ग जो है बाबू उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप लोग को समझते रहना है। हाँ, क्वेश्चन है हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। इन चारों ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है बाबू वह सत्य है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है, कि यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, कि सभी लोगों में कई भी धर्म मनाने की आज़ादी देती है, कि किसी धार्मिक समुदाय में अभी नागरिकों को बराबरी अधिकार देता है। इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कि इसका जो बिल्कुल राइट जो आंसर होगा वह कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग जो है से याद रखिएगा कि इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वह सी होगा, क्योंकि सभी लोगों को भी, ठीक है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने का आज़ादी इसमें जो है संविधान के बारे में बताया जाता है कि सभी लोगों को धर्म को मनाना आज़ादी है। ठीक है, मिलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिला महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की जो संख्या थी बाबू वह कितना थी। ठीक है, तो वह जो याद रखिएगा 65 गो सदस्य थी। कितना थी? 65 सदस्य थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है बाबू कितना वर्ष तक होता है, तो याद रखिए कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष तक होता है। कितना होता है? 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, 5 वर्ष तक होता है, यानी 5 ईयर तक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। कै गो है केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बाबू कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? लालटेन होता है, तीर होता है, कि बंगला होता है, कि साइकिल होता है। ठीक है, तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है बाबू वह क्या होता है, तो याद रखें कि लोक जनशक्ति का जो चुनाव चिन्ह होता है वह बंगला छाप होता है। क्या होता है बाबू? बंगला छाप होता है लोक जनशक्ति पार्टी का, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि बांग्लादेश, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गलती लिख दिया गया है देश। ठीक है, देश ऐसे लिखाता है, टाइपिंग करते हुए समय लिखा गया होता दोस्तों। ठीक है, हाँ तो बताइएगा कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो 1971 में हुए थे। कब बाबू? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास को तीसरा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं तीसरा को। ठीक है, क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? सेवा क्षेत्र कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है।
कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से बाबू हरित क्रांति जो है हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है, बताइएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र से उसका संबंध है बाबू, हरित क्रांति को याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो मतलब कि सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है बाबू वह सबसे अधिक है, तो वह गोवा का है जो बाबू सबसे अधिक है। किसका है? गोवा। ठीक है, किसका है? गोवा का सबसे अधिक है, याद रखिएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग उपभोग में अंतर क्या है। ठीक है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है, बताइएगा। कि आय तथा उपभोग का अंतर को क्या कहते हैं, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, कि का आय तथा उपभोग का अंतर जो है उसे क्या कहते हैं, अंतर को क्या कहते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि उस अंतर को जो हम लोग कहते हैं वो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। ठीक है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक है, इनमें से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो बताइएगा इनमें से सबसे बड़ा शक्ति केंद्र कौन सा है बाबू। तो वह है तारापुर। कौन है बाबू सबसे बड़ा में पूछेगा तो तारापुर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, कि सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ठीक है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा कि सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में प्रचलित है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है 40 का। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि इन राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में पाया जाता है, कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश है ऑप्शन, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है। इन चारों ऑप्शन के थ्रू बताइएगा कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक मतलब तुम्हें बताएं बाबू कि सर्वाधिक मतलब क्या होता है, जल्दी सुन बताओ। सर्वाधिक मतलब क्या होता है? ठीक है, सर्वाधिक मतलब हम अभी तुमको से पूछे बाबू कि सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, तो सर्वाधिक का जो बाबू मतलब होता है, सर्वाधिक का मतलब होता है क्या हम बताएं तुम्हें? सर्वाधिक का मतलब अधिक। ठीक है, अधिक माने ज्यादा। ठीक है, अधिक अधिक मतलब कि ज्यादा, यानी किस राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ठीक है, इसका आप लोग को है जो आंसर है बाबू, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताना है। ठीक है, इसका आंसर कहाँ बताना है, तो इसका आंसर जो है से बाबू तुम लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा इन चारों ऑप्शन के थ्रू कौन सा आंसर जो है तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग को, हाँ आंसर बता दिए दे या आप लोग को छोड़ दे हम, आप लोग आंसर बता दीजिएगा। नहीं, आप लोग बताइए पहले। ठीक है, नहीं बताइएगा, चलिए बहुत बढ़िया। हम बता देते हैं कि निम्न राज्यों में किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र होता है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो होता है बाबू वो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। यानी हमारा हाँ मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में होता है बाबू। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले अगले क्वेश्चन, अगले मतलब कि मॉडल सेट की जो हाँ अगला में हम लोग जो है से सेट नंबर 2 लेकर के
आएंगे। और हाँ, इसी प्रकार से सभी को 5-5 गो मॉडल सेट में से हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आज जैसे हम लोग सोशल साइंस किए तो कल हम लोग साइंस में से कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से परसों हम जो मैथ में से कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे ज़्यादा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में तो चलिए अगले वीडियोस में मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं दे दिए हैं। चलिए।